आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। आज हमारे जैन हिंदुस्तान के स्टूडियो में वरिष्ठ अधिवक्ता रजत बैजल साहब पधारे हैं। हम आपका परिचय इनसे करवाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपसे बातचीत का दौर शुरुआत करते हैं कि आप बीकानेर के अधिवक्ता रहे, फिर धीरे धीरे आपका सफर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचना हुआ, किस प्रकार से आपने मेहनत की? ऐसा रहा कि मैंने जो है जब अपना एलएलबी किया, उसके बाद जो है वकालत में जाने का मेरा शुरू से ही एक मकसद था कि मुझे वकालत में ही जाना है। लेकिन साथ ही साथ जो है मास्टर्स डिग्री अपना लॉ में करते हुए और कुछ कॉलेजेस में पढ़ाने का अनुभव लेते हुए जब मैंने प्रैक्टिस को ही अपना मेन ध्येय माना, तो एक समय रहा जब मैं शुरुआती दौर में जो है यहाँ पर हर दिन जाता, ट्रायल कोर्ट का प्रैक्टिस सीखता। धीरे धीरे क्या हुआ कि क्योंकि एक लगन थी और उस लगन के चलते मामले आए, लोगों ने देखा जाना, कुछ जो है मौके मिले। उन मौकों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कुछ केसेस मैंने लड़े। उन केसेस को लड़ने के बाद एक सिलसिला ऐसा बना कि हाई कोर्ट की तरफ केसेस आए और उसमें मैं आपको बताऊं कि मैं अपना विश्वास पे, अपना बूते पर जो मैंने अपना अनुभव से सीखा, उसके आधार पे मैंने अपना हाई कोर्ट में पहला केस लड़ा, जो वो एक सर्विस रिट मैटर था। और उसमें जो है अपना जो है कॉन्फिडेंस के बूते पर, अपना नॉलेज के बूते पर वो केस लड़ा हमने और हमने जीता वो केस। तो वो एक अपने स्वयं के लिए भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग रहा कि भाई हम जो है इसी लायक हैं और जो है इस वकालत में आए तो जनता का भला कर पा रहे हैं और ये जो है एक सही आदमी सही जगह पर पहुंच पाया। उस हिसाब से क्या वो एक एनकरेजमेंट सा मिलता रहा, क्योंकि सफलताएं मिलती रही और उन सफलताओं के चलते आगे जो है इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट की तरफ केसेस आए और वहीं पर भी जो है अपना कानून के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपना जो है जो पक्षकार है उसका पक्ष जो है मजबूती के साथ रखते हुए जो है आगे से आगे रास्ते बनते गए, सफलताएं मिलती गई और नतीजा ये हुआ कि कालांतर में सुप्रीम कोर्ट से फिर आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है एक एक्सपोजर मिला। तो ये जो है बस वो वाली बात है कि एक डेस्टिनी है और ये मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान को ये मालूम हो जाए कि वो कौन सी उसके लिए सही दिशा है और उस तरफ अगर उसका जो है बढ़ना हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि लगन अगर इंसान में हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। जहाँ तक देखा जाता है कि सही दिशा में अगर सही लोगों तक सही लोग पहुंच पाते हैं तो कहीं न कहीं न्याय की जो व्यवस्था है वह लगता है कि सही रूप से न्याय मिल गया है। आप द्वारा जब विद्यार्थी जीवन से आपने शुरुआत की, आप ट्यूशन वगैरह भी कानून के लेते थे, वो एक गाइडेंस का मेरा रहा कि थोड़ा बहुत पार्ट टाइम अपना बुक्स वगैरह भी हाँ। तो जो बुक्स आपने प्रथम बुक्स उसके बारे में और देखिए ऐसा रहा कि ये सिलसिला ऐसे हुआ कि वकालत के समय में जब जो है 5-1 साल मैंने अपने वकालत को दिए थे, तब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एक अवसर मिला जिसमें हमने जेंडर इश्यूज पे फेलोशिप करी और वो फेलोशिप करते दौरान मैंने देखा बहुत से ऐसी मुद्दे हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके प्रति जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और उसके चलते मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई मुझे जो है मुद्दों पर लिखना चाहिए, किताब लिखनी चाहिए। और वो देखो एक ऐसा था कि मेरा एक विचार था
लेकिन वही वाली बात है कि मेरा ऐसा मानना है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं जनता को ये भी कहना चाहूंगा कि आप में जो है, अगर अंदर से कोई आवाज आ रही है कि भाई, अगर कोई अंदर से आपको कोई आवाज आ रही है जो कह रही है कि भाई आप ये करें, तो आप अगर उसमें आगे बढ़ते हैं तो वो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। उस हिसाब से क्या हुआ कि जब मेरे को ये विचार आया कि किताब लिखनी चाहिए, तो बात ये थी कि किताब उस समय घरेलू हिंसा का जो मामले थे, आपको मालूम हो 2005 में ये एक्ट आया था, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और उस समय हम ये देख रहे थे कि जो है ये बातें बहुत समाज में आ रही थी, उभर रही थी। तो मैंने पब्लिशर से बात करी कि ऐसे ऐसे है और मैं लिखना चाहता हूँ। वो सिलसिला बना, हमने किताब लिखी, उसके 2 संस्करण भी निकले, आज उसके तीसरे संस्करण पे भी हम काम कर रहे हैं। और अभी तो एक सर्विस लॉज को लेकर जो है 5 वॉल्यूम्स का किताब छपी हुई थी, उसको हमने रिवाइज किया और वो भी मार्केट में निकली। तो मेरा हमेशा ये रहा कि मेरे को कानून के दायरे में, कानून के अंतर्गत, कानून के ही सेवा करनी है, और उसमें वकालत मेरा प्रथम मेन ध्येय था। लेकिन ये था कि किताबें लिखते रहना, साथ ही साथ जो है थोड़ा बहुत पार्ट टाइम में जो है अपना जो विद्यार्थी जीवन में हैं उनको गाइड करते रहना। इसके अतिरिक्त कोर्ट में भी बहुत से जूनियर्स जो हैं उनको भी सही मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देते रहना। तो ये इस तरह से सिलसिले बनते गए। उसके अलावा आप जो है कोर्ट के जो कार्ड वगैरह होते हैं, कोर्ट के जो छुट्टी के ग्राफिक्स अब वो, होते हैं, वो हाँ, भी आप लोगों में बांटते हैं। वो ऐसा रहा कि एक जो है कैलेंडर जो रहता है राजस्थान हाई कोर्ट का, वो हमने जो है ये बार और बेंच के लिए खास करके कि भाई एक कैलेंडर जो है, एक बड़ा वॉल कैलेंडर जो है वो रहे, जिससे कि क्या है कि वो काम के दिन हमारे सामने रहते हैं, थोड़ा प्लानिंग में अच्छा रहता है। तो वो एक जेस्चर हमने चालू किया, जिसको लोगों ने जो है, हमारे वकील साथियों ने उसको काफी वेलकम किया। तो वो एक सिलसिला चलता रहा। वो जो है जस्ट सर्विस टू द बार एंड बेंच। बातचीत का यह दौर लगातार जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। ब्रेक के बाद लौटते हैं। रजत जी से एक मेरा सवाल रहेगा, जो लोअर कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इन तीनों में कौन कौन से मामले, क्या किस प्रकार से शुरुआत होती है और अंतिम? देखिए, सबसे पहले ऐसा है कि कोई भी जो मामला है वो हमारा कानून का सिद्धांत ये कहता है कि उस मामले को सुनने के लिए जो सबसे निचले स्तर पे न्यायालय कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो सुनेगा उस मामले को। अब कई मामलों में क्या होता है, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है कि अगर उनका जो है वैल्यू अनुसार जो है वो जुरिस्डिक्शन बड़ा हो जाता है तो वो हाई कोर्ट डायरेक्ट सुन लेता है। नहीं तो ये है कि एक मामला जो है ट्रायल कोर्ट से शुरुआत करते हुए ट्रायल कोर्ट में डिसाइड हुआ, अगर पक्षकार सहमत नहीं है तो वो अपील में उसमें हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर वहां जो है फैसला हुआ पक्षकार सहमत नहीं है तो वो अपील में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो एक तो ये है क्रम कि ट्रायल कोर्ट से मामला जो है शुरू हुआ, ट्रायल कोर्ट में कुछ फैसला हुआ, आगे अगर अपील में जाना है तो अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से है तो वो सेशन में गए, अगर जो है सिविल जज से है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गए, लेकिन अगर उसमें पक्षकार सहमत नहीं है तो एक अपीलेट क्रम है, उस क्रम में फिर हाई कोर्ट से आगे फिर सुप्रीम कोर्ट। दूसरी तरफ क्या है, कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जैसे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है और रिट जुरिस्डिक्शन है। तो अगर रिट का मामला है जिसमें हम जो है सरकार के प्रति जो है अपना कोई मूलभूत अधिकार को लेकर एनफोर्समेंट के लिए जा रहे हैं तो डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर वो राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा है आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत।
तो इस तरह से क्या है कि एक जुरिस्डिक्शन का क्लासिफिकेशन है, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस है, उसके अतिरिक्त जो है अपलेट जुरिस्डिक्शंस का क्रम है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो उस हिसाब से मामले जो है ये इस तरह से जो है कोर्ट्स में जाते हैं सुनवाई के लिए। कोर्ट में डायरेक्ट जो रिट दायर होती है कई बार सरकार के खिलाफ या सरकार के सपोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ऐसा होता है कि रिट में जो है कोई भी इंसान, हमारे संविधान के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि जो मूलभूत अधिकार है वो जो है एक व्यक्ति को स्टेट के विरुद्ध प्राप्त है। स्टेट का मतलब है द स्टेट ऑफ राजस्थान हो गया जैसे, या यूनियन ऑफ इंडिया हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति को उस मूलभूत अधिकार का हनन महसूस होता है तो उसको एनफोर्स करवाने के लिए रिट जुरिस्डिक्शन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, जहां पर जो है पावर कोर्ट के पास जो है वाइड पावर्स हैं और उनका बहुत जो है समझदारी से इस्तेमाल करने का रहता है। तो वो रिट जुरिस्डिक्शंस में बेसिकली मूलभूत अधिकारों के एनफोर्समेंट के लिए सरकार के विरुद्ध जाया जाता है। आपका जो सफर है वह बीकानेर से शुरू हुआ, फिर हाई कोर्ट जोधपुर, उसके बाद में दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में लगता है जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना हुआ? या दिक्कत का सामना नहीं, एक ये था कि जो है आगे बढ़ने की इच्छा रही, आज भी है, और वो आगे बढ़ने की इच्छा के साथ साथ जो है ये रहा कि जो रास्ते हैं वो कहाँ से कैसे हैं, किस तरह से वो रास्ते बन रहे हैं। तो और वही बात है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, उसके चलते जो है कुछ तो ये रहा कि रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि हम अच्छा काम करते रहे और अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते रहे, तो रिकॉग्निशन मिला। अपने आप जो है वो अफसर जिनकी एक तलाश थी वो खुद ब खुद वक्त के साथ सामने आए, तो वहां पर भी जो है अपनी जो है लगन को कायम रखते हुए हमने अपना काम किया और वहां पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक जाने के लिए यदि कोई बीकानेर का जैसे आप गए हैं या और कोई जाना चाहे, कोई एडवोकेट्स, तो देखिए उसमें ऐसा है कि जो है जाने के लिए क्या करना पड़े वाली बात नहीं है। जो मुद्दा है वो ये है कि आपके पास मुद्दा हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा क्या हो सकता है? जैसे दो देशों के बीच कोई मामला है, जैसे अभी आपने देखा कि गत वर्षों पहले, कुछ वर्ष पहले जो है हरीश साल्वे जी हमारे भारत से अंतर्राष्ट्रीय फोरम के आगे अपीयर हुए। अभी आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, जैसे कि अभी जो है ये जो है स्किर्मिशेस चलते रहते हैं दुनिया के देशों में, और वो उनके बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वो डिसाइड करता है। इसी तरह से अभी आप कोविड के समय में देखिए कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट की तरफ से जो है यूएनएचआरसी, जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन रहता है, उसमें भी जो है एक मुद्दा उठाया गया कि भाई इसमें जो है पूरा साइंटिफिक तरीके से जांच हो कि आखिर ये जो वायरस पनपा इसके क्या कारण रहे क्या नहीं। तो उसमें WHO का इंटरवेंशन भी रहा। तो बात ये है कि अगर जो है मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो उसमें जो है वही वाली बात है कि जो है अपीयर होने के लिए कोई मनाही नहीं है। बस ये है कि आप अगर उसमें आपको लगता है कि मुद्दा है एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट वेल, तो आप जा सकते हैं। अब ये है कि अनुभव देखिए मायने रखता है, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी मुद्दा लेके जा रहे हैं तो बात ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी देश का मुद्दा है, किसी देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो उस जगह प्राय ये होता है कि जो एक अनुभव रखते हैं अपना प्रैक्टिस का, जो एक जो है बहुत जिन्होंने दौर देखा है, वकालत देखी है, जैसे मैंने हरीश साल्वे जी का नाम लिया, तो वो अपने आप में एक स्तंभ रहे। तो वो बात रहती है कि देखिए वही वाली बात है कि अगर हम एडवोकेट्स एक्ट को देखें तो एन एडवोकेट इज फ्री टू अपीयर इन विच एवर कोर्ट ही लाइक्स। बट हमेशा क्या होता है कि अब आप देखिए कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं होता, हर कोई हाई कोर्ट में अपीयर नहीं होता, मनाही नहीं। लेकिन बात वही है कि अगर हम जो है अपीयर हो रहे हैं तो देखिए वो जो मामले हैं उनका जो सेंसिटिविटी रहता है, उनका जो नतीजा है, उसका जो रिपरकशन रहता है, उस चीज को देखते हुए हमेशा जो है ये बात रहती है कि अगर उस मामले को रखना है तो वो जो है एक अनुभव के साथ रखा जाए और उसके तहत जो है प्राय जो है जो सीनियर लोग हैं उनको ही रेफर किया जाए। भारतीय न्याय व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में
जो न्याय व्यवस्था है, जैसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन कोर्ट के अलावा भी कहीं न कहीं दूसरे ऐसे जो है अवयव है जहां पर भी न्याय की गुहार होती है, न्याय के लिए बातचीत होती है, तो वो अलग से क्यों? ऐसे बोर्ड वगैरह जैसे एनजीटी। देखिए ऐसा है, वो एक जो है कार्य प्रणाली का हिस्सा है कि आपने ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं और आपने जो है वर्क को क्लासिफाई कर रखा है, उसको बांट रखा है। काफी एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स हैं, काफी जुडिशियल कोर्ट्स हैं, तो उसमें वो जो है अपना एक सरकार का आउटलुक है और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे कि सारा का सारा जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। और ये एनजीटी वगैरह जितने भी अवयव है, ये क्या न्याय व्यवस्था से ही जुड़े हुए हैं या ये अलग से? नहीं, देखिए ऐसा है कि इनको जो है ये ट्रिब्यूनल के रूप में काम करते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इनको सिविल कोर्ट की भी पावर्स रहती हैं और इनको कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स भी रहती हैं। जो इनका भी मकसद है वो यही है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है या कोई भी ट्रिब्यूनल्स रहते हैं, जैसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो इनमें क्या है कि ट्रिब्यूनल में थोड़ा सा जो उस मुद्दों से थोड़ा एक्सपर्ट काइंड ऑफ लोग हैं, जैसे एनजीटी में आप देखिए तो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो उनसे जो है विशेषज्ञ हैं और जो रिटायर्ड जजेस हैं, तो वो जो है स्पेशलाइज्ड बॉडीज बना रखी हैं कि उनकी वो ये मान के चला है कि भाई वो एक स्पेशलाइज्ड मामले देख रहे हैं और उस हिसाब से वो बना रखे हैं कि वो वहां पर जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हैं उन मामलों को। उस हिसाब से ये केवल एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। ब्रेक से लौटते हैं और रजत जी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित हुए हैं, तो कौन कौन से देश ने आपको अभी सम्मानित किया है, उसके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए एक तो जो है ये 2022 की बात है। 2022 में जो है मेरे को नॉमिनेट किया गया ग्लोबल लेक्स फैल्कन अवार्ड के लिए। तो एक प्रक्रिया होती है जो नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया होती है, उसमें मेरा नाम आया और जो है उसके लिए मेरे को चुना गया लेक्स फैल्कन, ग्लोबल लेक्स फैल्कन। तो ये फाल्कन जो है ये दुबई से जुड़ा हुआ है, वहां का जो है राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है ये फैल्कन। तो उस हिसाब से ये लेक्स फैल्कन अवार्ड रहा, ये मिला मुझे दुबई से पर्यावरण के क्षेत्र में। नहीं, ये जो है ओवरऑल अच्छा काम करने का जो है ये मिला मुझे कि न्याय जगत में जो है मैंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है और जो अपना जो है काम किया है, जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी लगन के बूते पर जिस तरह से मैं जो है मंजिलों पे मंजिलें नापते हुए आगे बढ़ता गया और अपने आप को साबित करता गया। हमेशा जो है किसी भी सफर में किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो वो अपने बारे में सोच रहा है वो सबसे पहले उसे अपने आप को साबित करना पड़ता है। वो जब अपने आप को साबित कर लेता है तो वो दुनिया को भी साबित कर देता है। तो ये एक सिलसिला और ये सफर ऐसा रहा कि मैं समझता अपने आप को कि मेरे को ये भी है, ये भी करना चाहिए, वो भी, और वो कुछ ऐसा रहा जिंदगी का सिलसिला कि अवसर मिलते गए और उन अवसरों पर जो मैं अपने आप को अपने अनुसार अपनी श्रेष्ठ काबिलियत के अनुसार साबित करता गया और लोगों को अच्छा रिलीफ मिलता गया। तो इन बातों के लिए फिर मैंने, जैसा आपने बताया, किताबें भी लिखी, अतिरिक्त इसके जो यंगस्टर्स हैं उन्हें भी गाइड करता रहा, कोर्ट में भी, आउट ऑफ द कोर्ट भी, उनका जो स्टडीज रिलेटेड लॉ में क्लैट को लेकर जो है काफी बच्चों ने मेरे से पढ़ा और उनका जो है नेशनल लेवल पे जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्लियरेंस करने में भी तो ये इन सब चीजों के लिए एक तो मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल लेक्स फैल्कन अवार्ड मिला। उसके बाद जो है ये सिलसिला जब 2022 का अंत आ रहा था, दिसंबर की बात है, तब जो एक और अवार्ड मिला जो लॉ टू आउटस्टैंडिंग लीडरशिप का अवार्ड मिला, जो इस बात के लिए मिला कि भाई जो मुद्दे हैं उनमें आप देखिए आज क्या होता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं और उनको लेकर बोलने वाला, उनको लेकर आवाज उठाकर उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने वाला जो काम है उसमें जो है हर कोई इतना आगे नहीं आता। लेकिन हम क्योंकि इस पेशे से हैं और ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उस हिसाब से हमने कई मुद्दों को उठाया, कई मुद्दों को जो है हमने आवाज उठाई। मैं मानवीय अधिकार
के जो है इन प्रवर्तन वगैरह वाले मुद्दों से भी जुड़ा रहा। और जैसा मैंने कहा ये जेंडर इश्यूज पे, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे रहे, इन पे मैं काफी एक्टिव रहा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी की। तो ये आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड मिला, ये लॉ 2 आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड मिला। ये कॉन्फ्रेंस भी दुबई में हुई, तो वो दुबई में ये कॉन्फ्रेंस का भी जो है ये लॉ 2 आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड, तो ये 2022 में ये 2 इनाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिले। और उसके साथ जो है अपने राष्ट्रीय स्तर पे मानव अधिकार परिषद, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस है, उसके द्वारा भी जो है सम्मानित किया गया मुझे। और एक तो सोशल रिफॉर्मर अवार्ड 2023 में मिला, और उसके अलावा एक आउटस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अवार्ड मिला जो 2022 का ही बात है। तो यूं करके क्या कि जो है हम अच्छा काम करते रहे, और अच्छे काम के तहत कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी दिए लोगों को। और हमेशा एक ये बात रही कि जो है बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ धरातल पे बदलाव आना चाहिए, वो चीजें दिखनी चाहिए कि धरातल पे एक जो है लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और वो आप देखिए कि आई है। कानूनी सलाह के लिए रजत जी, लोग जो है उनको सही स्थान नहीं मिल रहा। कभी कभी लगता है वो ढूंढते हैं इंटरनेट के माध्यम से और लोग ढूंढ नहीं पाते। देखिए तो मैं चाहता हूं कि आप जो बीकानेर रहते हो, कभी कभी दिल्ली चले जाते हो, जोधपुर, तो आपका चैम्बर जो है वो कहाँ पे है? देखिए मैं ये बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि रेजिडेंशियल हेडक्वार्टर्स जो हैं मेरे बीकानेर में ही है, और कहीं से कोई भी व्यक्ति अगर मेरा फोन पे मुझे संपर्क करता है तो वो मुझसे मेरा जो है अपॉइंटमेंट ले लेता है। और उसके तहत जो है, जैसे अब मेरे पास तो जो है सब तरफ से लोग जुड़ते हैं, तो भाई कोई अगर जयपुर में कन्वीनियंट है, उसकी मेरे से फोन पे बात हुई, मेरा जयपुर भी आना जाना रहता है, हम उससे जयपुर में मुलाकात निर्धारित कर लेते हैं। अब बीकानेर के लोग हैं, वो जो है अगर मुझसे बात करते हैं, वो बीकानेर में कन्वीनियंट हैं, वो बीकानेर में मुझसे जुड़ लेते हैं। और इस तरह से क्या कि मेरा नंबर से आपका जो है चैम्बर, वो स्थान हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना जो मेरा निवास है, हाँ, वहां ही मेरा कार्यालय स्थापित कर रखा है मैंने, और वो जयनारायण व्यास कॉलोनी में है, जहां पर जो है मेरे से एक फोन पे जो है संपर्क करते हुए अपॉइंटमेंट लेकर मिलते ही बीकानेर के लोग भी मेरे पास आते हैं। राजस्थान से भी अगर है तो वो बीकानेर में प्रेफर करते हैं, तो बीकानेर जयनारायण व्यास कॉलोनी के कौन से सेक्टर में आपका? सेक्टर 1 में आप देखिए, जैसे अभी जो है मैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रहा एक्टिव और एक्सपोजर भी मिला, तो आप देखिए कि अगर आप मेरे को जैसे नेट पे नाम डाल के सर्च करते हैं, तो अभी तो नेट पे भी मेरे बारे में सूचना उपलब्ध है कि जो है मेरा सारा जो है एड्रेस वगैरह जो है मिल जाएगा किसी को भी, कि गूगल पे भी अगर कोई सर्च करता है तो ही कैन वेरी वेल असेस माय एड्रेस। मिलना मुझसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नंबर से जो है अंतिम हमारा जो सवाल रहेगा वो रजत जी से रहेगा कि हमारे जैन हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए कोई लॉफुल मैसेज देना चाहते हैं तो देखिए ऐसा है कि मैसेज तो जो है लॉफुल ही रहेगा, क्योंकि जो है एक बार मैं इस पे रोचक किस्सा आपको बताऊं कि हम जो जब सीख रहे थे, हमारे शुरुआती दिन थे, तो कभी हम गुरुजी से अपने कहते कि ये तो सर बड़ा लीगल है, तो वो गुरुजी कहते लीगल ही होगा, इलीगल तो जो है हो नहीं सकता। तो वही वाली बात है कि लॉफुल ही है, जो भी है वो लॉफुल ही होगा, अनलॉफुल तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो मैसेज की बात है वो क्या मोटिवेशनल जो है मैं मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि देखिए, चाहे कोई भी काम हो, एक तो बात ये है कि किसी भी इंसान का कोई ध्येय होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। आपको मालूम हो कि वकालत में आने के लिए अगर आप मेरी जिंदगी का सफर देखें तो ऐसे बहुत से कैरियर्स और बहुत से ऐसे प्रोफेशनल आयाम थे जिनको लेकर मेरे पास अवसर थे, मैं जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदर से इनर कॉलिंग थी कि भाई मुझे वकालत ही करनी है। तो वो जब एक इंसान का दृढ़ मकसद होता है, लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य साधने के लिए इंसान को हमेशा अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। किसी ने आपको कहा कि आपको ये करना चाहिए, अभी क्या बहुत से लोग बहुत सा यूथ मिसगाइडेड हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ना सुन के जो दूसरे उन्हें कह रहे हैं उस पे सुन रहे हैं। तो एक तो ये है कि जब एक इंसान दृढ़ मकसद लेके चलता है, एक लक्ष्य लेकर चलता है, तो उसके बाद दूसरी बात ये है कि उसमें भी जैसा मैंने कहा
कि अगर किसी इंसान को लगता है कि भाई उसमें ये संभावनाएं हैं, तो वही है कि भाई कैसे पता चले, तो वो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा कि आप करके देखो, करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो उस वजह से क्या कि अगर भाई आपको लगता है कि मैं इधर अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, तो वो सीधी सी बात है, आप उस लक्ष्य को दृढ़ मकसद लेकर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर बढ़िए आगे, उसे करके देखिए। अगर वास्तव में उस क्षेत्र के अंदर आपका डेस्टिनी लिखा है तो वो चीज मुखरित होके निकलेगी। आप भी अपने आप को देखेंगे कि आप अपने बारे में सही सोच रहे हैं, सारी दुनिया भी देखेगी कि आप अपने बारे में सही सोच रहे हैं, और फिर जो है ये सिलसिला अपने आप चलता रहेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसको जहां जिस जगह के लिए बनाया गया है वो वहां उस जगह पहुंच ही जाता है। बस वक्त रहते इंसान पहचान ले, फिर वो पहुंच जाता है जहां के लिए वो है। वक्त रहते यदि इंसान अपने आप को पहचान ले तो मंजिलों पर जो है पहुंचना मुश्किल नहीं होता। यह कहना है रजत जी बैजल। बीकानेर से शुरू होकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक आपका लंबा सफर। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।